स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज़ के अंतर्गत आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक होगा अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। दूसरा टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हमारा तीसरा टॉपिक होगा गुलाम वंश। चौथा टॉपिक होगा इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। पांचवा टॉपिक होगा बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। छठा टॉपिक होगा खिलजी वंश। सातवां टॉपिक होगा तुगलक वंश। आठवां टॉपिक होगा सैयद एवं लोदी वंश। नौवां टॉपिक होगा सल्तनत कालीन प्रशासन स्थापत्य कला एवं कला। 10वां टॉपिक होगा सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। 11वां टॉपिक होगा विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। और इन सारे टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको हम करेंगे। आपको इसमें शामिल किए गए प्रश्न कुछ अलग लग सकते हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यह पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन विश्वास रखिए कि इसमें वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं। दूसरी बात, किसी भी विषय को लेकर तथ्यों की असीमित संख्या है और उसमें से भी उन तथ्यों को अलग करना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के पूर्ण विश्वास के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखिए और मेरा विश्वास है कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अगला टॉपिक होगा सल्तनत काल विविध, जिसमें कि सल्तनत काल से संबंधित विविध प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद हम बाबर के आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा हुमायूं एवं शेरशाह सूरी। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा अकबर के बाद हमारा टॉपिक होगा जहांगीर एवं शाहजहां। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा औरंगजेब। उसके बाद हम उत्तरवर्ती मुगल शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा मुगल कालीन प्रशासन स्थापत्य एवं कला। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। फिर हम शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में मुगल काल विविध के साथ हम लोग अपना ये पूरा वीडियो लेक्चर समाप्त कर लेंगे। एक और जानकारी है कि अगर आप लोग कंप्लीट मध्यकालीन भारतीय इतिहास की थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल पूर्वक हर पहलू की चर्चा हम लोगों ने वहाँ पे की है। अगर आप लोग उस सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और उसके बाद हम 2 वीडियो के माध्यम से इस पूरे मध्यकालीन भारतीय एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज़ को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण तथा सिंध का विजय। तो चलिए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उनको एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था, वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। यह डेट भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तक तहकीक मालिक ए हिंद किसने लिखी थी? तो पुस्तक तहकीक मालिक ए हिंद या फिर तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या फिर मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। यह नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिन मिकाला किसका नाम है? तो किताबुल हिंद का। या फिर पूछ दिया जाएगा कि मिन मिकाला को किसने लिखा था? तो इसको भी अलबरूनी ने ही लिखा था। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद एक किताब जो कि भारत के इतिहास का उल्लेख करती है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई। और किस भाषा में की गई? तो अरबी भाषा में की गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है उज्बेकिस्तान का वह यात्री जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था वह कौन था? तो वह था अलबरूनी। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी कहाँ का था? तो वह उज्बेकिस्तान का था। अगला प्रश्न है फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो जब अफगानिस्तान और भारत पर आक्रमण हुआ उस दौरान जो फारसी विद्वान अलबरूनी था वह महमूद गजनवी के साथ था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ।
जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। वह युद्ध कौन सा था? वह था तराइन का युद्ध। बता दें कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था, पहला 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। तो उसी युद्ध के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया? तो 11वीं शताब्दी में गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुई थी? तो चंदावर की लड़ाई जो है वह कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुई थी और यह किस वंश से संबंधित थे? यह गढ़वाल वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तो किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी को महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी द्वारा जयपाल को हराया गया था। हमारा अगला टॉपिक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था, जो कि नष्ट हो गया कब? तो 1200 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी कब? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था कब? तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से 1191 ईस्वी में पराजित हुआ और फिर उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में यह जीत गया। ये पृथ्वीराज तृतीय को भी ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय करके भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की, यहाँ पे छूट गया है प्रश्न होगा, चंदावर की वर्तमान स्थिति कहाँ है, मतलब यह किस राज्य में पड़ता है? तो चंदावर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है और यह यमुना नदी के किनारे है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा गया? तो इतिहासकार लेनलुक ने अरबों द्वारा सिंध की विजय पर हुई घटना को एक घटना और एक परिणाम रहित विजय का नाम दिया। हमारा अगला टॉपिक है गुलाम वंश और इससे संबंधित पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन खिलजी वंश ने किया था। जैसा कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, उसमें से खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया और पूछा जाए सबसे ज़्यादा समय तक, तो वह तुगलक वंश था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था कब से कब तक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक कुल शासन किया। उसके बाद चौगान नामक खेल खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसको कि दास वंश भी कहते हैं या फिर मामलूक वंश भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास वंश से ही संबंधित थी।
अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल के दौरान खेलते हुए हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो लगभग 84 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान मामलूक वंश या फिर दास वंश या फिर गुलाम वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की किसने? तो गयासुद्दीन मुहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। हमारा अगला टॉपिक है इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, किसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगबरनी का पीछा करते हुए जो है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों को कंप्लीट वीडियो लेक्चर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप उसको जाकर चेक करें। उसके बाद ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी वह कौन था? तो इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था, कहाँ पे? तो अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किले मुबारक में कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल जाना जाता है कब से कब तक? तो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के नए वंश मुगल वंश की नींव डाल देगा। अगला प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था कब? तो 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं पर कब्जा करके वहां का गवर्नर जो है वह इल्तुतमिश को बनाया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया कब सुल्तान बनी थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी। यह भी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मामलूक साम्राज्य की कौन शासिका 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान थी? तो वह थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे वह कौन था? तो टंका एवं जीतल नाम के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। हमारा अगला टॉपिक है बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई वह कौन था? वह था बलबन। बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था? तो गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। अगला प्रश्न है, किसने नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने ही नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया वह कौन था? तो दिल्ली के दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करने वाला सुल्तान था बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बलबन के काल में तुगरिल खान नामक व्यक्ति ने बंगाल में विरोध किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है वह कौन सा शासक था? तो बलबन वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में समर्पित कर दिया वह कौन था? तो बलबन वह सुल्तान था जिसने अपना पूरा 1 वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में लगा दिया।
अगला प्रश्न है, बलबन की उपाधि किसने धारण की? तो उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? तो वह था गयासुद्दीन बलबन, जिसने दिल्ली के दरबार में सिजदा और पैबोस की नीति प्रारंभ की थी। फिर से बता दूं मैं कि अगर आप लोगों को इन सब का थ्योरी क्लास देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल पूर्वक हर एक चीज़ को समझाया गया है। अगला प्रश्न है, बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में कार्य किया था। और अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की थी किसकी? तो बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है भगवान की छाया। अगला टॉपिक है खिलजी वंश, और चलिए खिलजी वंश से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या फिर गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा कौन सा टैक्स नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था कौन? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, वह कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से बलबन के राजत्व सिद्धांत को लागू किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का क्रम बताइए, कौन से शहर को उसने या फिर कौन से राज्य को पहले जीता, उसके बाद किसको जीता, उसके बाद किसको जीता। तो गुजरात को जीता, फिर उसके बाद रणथंभौर को जीता, उसके बाद चित्तौड़ को जीता, और अंत में वारंगल को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वह सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स के रूप में भू राजस्व का 50% लिया था। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने काकतीय शासकों की सेना को वारंगल में पराजित किया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरी कर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी के बाद दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना, और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो माल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने साहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सराय ए अदल के रूप में वस्त्र बाजार को जाना जाता था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सराय ए अदल क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत
अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था? तो खिलजी राजवंश ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक कुल शासन किया था। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नया सैनिक नगर का निर्माण कराया था। उसका क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितना था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो कि किसान की उपज पर लिया जाता था वह कुल उत्पादन का 50% था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था वह कौन था? वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था वह कौन था? तो करण देव की हार के बाद जो है बघेला राजवंश का राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था। हमारा अगला टॉपिक है तुगलक वंश और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं कि इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो प्रश्नों की संख्या तो असीमित है, आप कितना भी पढ़ेंगे वो कम ही पढ़ेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि हम जो भी पढ़ें वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम में हमको अच्छा प्रदर्शन करना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या फिर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी वह कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक काल के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद बनी थी जो कि दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है उसके लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक गिरीश कर्नाड थे। कौन थे? गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने सोने एवं चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। और यह भी पूछा जाता है कि टोकन मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था और इसने अपनी राजधानी भी बदली थी, दिल्ली से देवगिरी ले गया जिसको कि दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है और फिर दौलताबाद से उसको दिल्ली लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को कई इतिहासकारों ने पागल, सुल्तान, रक्त पिपासु आदि भी कहा है। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? तो फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में जो है शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था वह कौन था? तो तुगलक शासन के दौरान विजारत का चरमोत्कर्ष था। या फिर पूछा जा सकता है कि विजारत के चरमोत्कर्ष का काल कौन सा काल था? तो तुगलक वंश था। अगर पूछा जाए विजारत क्या था तो यह राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग को दीवान ए विजारत के नाम से भी जाना जाता था और इसका प्रमुख जो था वह प्रधानमंत्री या फिर वजीर के नाम से जाना जाता था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम टोकन करेंसी या फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर सहदास माना था वह शासक कौन था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास या फिर सहदास माना था। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, वह शासक कौन था? तो वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया, जिसने दीवान एक खैरात स्थापित किया और दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था किस पर? तो हक ए सर्व या फिर सर्व कर जो है वह सिंचाई पर लगाया जाता था और सबसे पहले इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों को लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, वह शासक कौन था? तो एक अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बेरोजगारों के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे, डेट भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन से सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो किससे बनी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो टोकन मुद्रा जारी किया गया था वह सस्ती धातु से बनी थी, लेकिन उसकी कीमत जो थी वह सोने और चांदी के सिक्के के बराबर ही थी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया कब? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य कहाँ से भारत आया था? तो मार्को पोलो वेनिस का एक यात्री था। अगला टॉपिक है सैयद एवं लोदी वंश और इससे बनने वाले चलिए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन लोदी वंश का संस्थापक था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया और उसी के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और वहाँ पे एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी जो था वह गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, वह मध्ययुगीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो ऐसी उद्घोषणा बहलोल लोदी के द्वारा की गई। उसने कहा कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। हमारा अगला टॉपिक होगा सल्तनतकालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला और चलिए इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको कि 1526 ईस्वी में बाबर हराकर मुगल वंश की नींव रखेगा। अगला प्रश्न है, खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान सैयद राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपना राजधानी बनाया था।
अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? तो आगरा को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम सिकंदर लोदी था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन सा था? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख दबीर ए खास था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था कौन सा कर? तो खराज कर जो था वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकत्र किया जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है? तो दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ था भूमि अभिहस्तांकन, जिसे कि इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता को रखने वाले को मुक्ति कहा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। और इक्ता क्या थी? तो इक्ता एक भूमि का टुकड़ा था जो कि राज्य की सेवा के लिए लोगों को दिया जाता था, जिसके टैक्स से ही वह अपनी जो है वेतन को पूरा करता था, और जो सैनिक रखता था उसके भी वेतन को देता था। बाकी जो पैसा बचता था वह राजा के पास पहुंचा दिए जाते थे। हालांकि इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने कंप्लीट मध्यकालीन भारतीय इतिहास में की है। मैं फिर से बता दूं कि कोई भी चैप्टर इसमें से जो आपको लगे कि मुझे वहां से पढ़ना चाहिए, आप जाके पढ़ सकते हैं। काफ़ी विस्तृत पूर्वक हम लोगों ने वहां पे उसका उल्लेख किया है। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, खरास क्या है, खम्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की है डिटेल पूर्वक, तो जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें कि क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश के शासन के समय जो विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था उनको बंदगान के नाम से जाना जाता था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो दिल्ली में अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है? तो कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। इंडो इस्लामिक क्या होता है? तो भारतीय और इस्लामिक जो वास्तुकला शैली है उसको मिला के जो शैली बनाई गई उसको इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। इसमें आपको भारतीय और इस्लामिक दोनों शैलियों का मिश्रण मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किससे निर्मित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित रजिया सुल्तान का मकबरा पकी हुई ईंटों और चूने के गारे से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की गई थी कब? तो सल्तनत सुल्तानों के द्वारा भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी एक बड़ा सा जलाशय है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार रखा गया। अगला प्रश्न है, मोट की मस्जिद बनी थी किसके शासनकाल में? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार कहते थे। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। चलिए इनसे बनने वाले प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं वह कौन है? तो वह साहित्यिक कृति है हरिकेली नाटक, जिसके कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा की वास्तुकृति में मिलते हैं। अगला प्रश्न है अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था किस भाषा में? तो अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख हिंद को अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था किसके द्वारा? तो फवायदुल फवाद का जो संकलन है वह अमीर हसन सिजजी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वी समुद्र मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किसने किया है? तो अलबरूनी ने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है फ़क्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो फ़क्र ए मुदाबिर के द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब अल हर्ब। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? तो महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्नया ने लिखा था। किसने? नन्नय ने। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है वह दरबारी कवि थे किसके? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। हमारा अगला प्रश्न है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया? तो जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी वह कौन थे? तो हस्त बहिस्त नामक कविता अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत के तोते के नाम से जाना जाता है, इसे तूतीय हिंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है, तो चलिए इसको देखते हैं। सूची 1 में ग्रंथ का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस ग्रंथ की रचना किसने की है उनका नाम दिया गया है। चलिए पहला है रस कौमुदी, तो रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ के द्वारा की गई। दूसरा है राग विबोध, तो राग विबोध की रचना सोमनाथ के द्वारा की गई। अगला है चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकटरमन वेंकट मखीन के द्वारा की गई थी। तीनों ही प्रश्न अच्छे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें भी सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके लेखक का नाम। पुस्तक है तबकात ए नासिरी जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। अगली पुस्तक है ताज उल मासीर जिसकी रचना हसन निजामी ने की थी। अगली पुस्तक है तारीख उल हिंद जिसकी रचना अलबरूनी ने की थी। अगला पुस्तक है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन वाला है और इसमें भी रचनाकार और उनकी रचनाओं को दिया गया है। पहली सूची में रचनाकार का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में उसने कौन सी रचना की या फिर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंदायन लिखा था। दूसरे हैं दामोदर कवि जिन्होंने पद्मावती कथा को लिखा था। तीसरे हैं सोमनाथ जिन्होंने राग विबोध की रचना की थी। अगले हैं अमीर खुसरो जिन्होंने आशिका या फिर इसको अंशिका भी बोलते हैं इसकी रचना की थी। या फिर इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको इन पुस्तकों का नाम देके इनको किसने लिखा था वह भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आप एग्ज़ाम में आंसर करने के लिए तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन वाला है जिसमें एक कॉलम में पुस्तक दी गई है और दूसरे कॉलम में उनके लेखक का नाम दिया गया है। और पहली पुस्तक है तबकात ए नासिरी, तो तबकात ए नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। दूसरी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही और इसकी रचना शम्स ए सिराज अफीफ़ ने की थी। अच्छी पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगली पुस्तक है तुगलकनामा जिसको कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। अगली पुस्तक है हुमायूंनामा और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। हमारा अगला टॉपिक है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश और इससे बनने वाले चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को हमारा वीडियो लेक्चर सही में पसंद आता है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रश्न है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय
जो कि विजयनगर के शासकों की उपाधि थी, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको नरपति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल हैं, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो जनपद गीते जिसमें कि बांसवन्ना के वचन शामिल हैं, तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित किया? तो सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? तो वह है निकोलो कोंटी, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह द्वारा तुलु राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर राज्य में महिलाएं जो है वह कुश्ती में भाग लिया करती थीं। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था कौन? तो विजयनगर साम्राज्य जो था वह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय से संबंधित थे किससे? तो तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली कौन है? तो धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली हम्पी में पाई जाती है। और आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर स्मारकों के किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल मस्जिद हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम संगम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो वीर नरसिंह जो थे वह तुलु राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो वर्तमान समय में जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो विजयनगर के वे शासक जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया वे थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, किसने साहित्य आमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? तो अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ जो है वह श्री कृष्णदेव राय ने संकलित किया। अगला प्रश्न है, अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि या फिर गायक थे, वे वर्तमान के किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो अन्नमया जो मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो देवराय प्रथम के दौरान निकोलो कोंटी ने 1440 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी वह इंजीनियर थे जिन्होंने हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सामने लाया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने कश्मीर से जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था और इसकी उदारता के कारण इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया? तो अब्दुल रजाक विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य में तमिल क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट द्वितीय ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी?
तो मदुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें किस साम्राज्य या फिर एम्पायर का नाम था? तो इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल द्वारा विजयनगर साम्राज्य पे ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा ठुमरी के तर्ज पे बड़ा ख्याल की रचना की गई। अगला प्रश्न है, इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे किस साम्राज्युम के रूप में वर्णित किया है? तो समकालीनों ने इसे कर्नाटक के रूप में वर्णित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने किसके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पत्तुनलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे, वे कौन थे? तो पत्तननुलकर जो थे वह रेशम बुनकर थे जो कि गुजरात से विजयनगर में चले गए थे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे कि अमुक्त मालेदा के नाम से जाना जाता है। यह किस पर आधारित है? तो अमुक्त मालेदा जो है वह शासन कला पर आधारित है और इसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसके सामंत थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक प्रारंभ में काकतीय राजवंशों के संस्थापक थे और बाद में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगिरी किला जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक जो है वह अल्लासानी पेदन्ना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? तो डुवार्ट बारबोसा के लेखन में जो है दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है और डुवार्ट बारबोसा जो था वह एक पुर्तगाली लेखक था। अगला प्रश्न है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और किनके राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी? तो रायचूर दोआब जो था वह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण था। अगला प्रश्न है, बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी और इसने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था क्या? तो अहसनाबाद शहर जो था वह बहमनी साम्राज्य की राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न है, निजामशाही राजवंश किसके द्वारा शासित थी? तो निजामशाही राजवंश अहमदनगर सल्तनत के द्वारा शासित थी, अर्थात अहमदनगर के शासकों ने जिन क्षेत्रों पर शासन किया उनको निजामशाही कहा गया। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। अगला प्रश्न है, तिरुअनंतपुरम में स्थित महल है कौन? तो कनककुन्नू पैलेस जो है वह तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कहाँ का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो औरंगाबाद शहर की स्थापना मलिक अंबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न सुमेरन वाला है जिसमें सूची 1 में वंशों का नाम दिया गया है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और सूची 2 में उनके संस्थापकों का नाम दिया गया है। बात करें संगम वंश की तो इसकी स्थापना हरिहर प्रथम के द्वारा की गई। अगर सालू वंश की बात करें तो इसकी स्थापना नरसिंह सालू के द्वारा की गई। अगर हम तुलु वंश की बात करें तो इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई। वहीं अराविडु वंश की स्थापना तिरुमाल या फिर तुरमल के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके टाइम पीरियड को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हमारा अगला टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन एक था? तो मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन जो है शंकराचार्य ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के कितने स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो इस्लाम पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के 5 स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से? शहादा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज।
आपको बता दें फिर से कि आप लोग भक्ति आंदोलन समझना चाहते हैं तो आप लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन से संबंधित आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और वहीं सूफी आंदोलन से संबंधित भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और साथ ही साथ उनके MCQs भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास CV क्लासेज में चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का वह कांड जो सबसे छोटा है? तो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जो है वह सबसे छोटा है। और वहीं बात करें कि रामचरित के सबसे बड़े कांड की, तो रामचरित का सबसे बड़ा कांड है बालकांड। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वजह से दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रामचरितमानस में कुल कांडों की, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। उनके नामों का भी उल्लेख कर लिया जाए क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड या फिर युद्ध कांड और सातवां है उत्तरकांड। और सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला प्रश्न है, विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में किस राज्य की एक राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई राजस्थान राज्य के राजपूत की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य जो कि 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की, जिसमें कितने अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने के लिए दिए गए हैं? तो कुल 69 अध्याय जो हैं रोगों को ज्ञात करने के लिए माधवाचार्य द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है? तो श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेंकटेश्वर जी ने वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, वो किस हिंदू भगवान का एक रूप है? तो वेंकटेश्वर जो है वह विष्णु के ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा करते हैं? तो हंस संप्रदाय में लोग जो है कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी और यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो मियाँ मीर जो थे वह सिंध प्रांत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते थे। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य के किस राज्य में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, रमदान या फिर रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो रमदान या फिर रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। अगला प्रश्न है, इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? तो उसको ज़कात कहा जाता है। और ज़कात इस्लाम धर्म में जो है वह गरीबों की सहायता के लिए दान दिया जाता है। और अगर इसकी बात करें हिस्सेदारी की, तो यह कुल आमदनी का 1/40वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा संकलित किया गया था, तो उसे क्या कहा गया? तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को हदीस कहा गया। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। अगला प्रश्न है, सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के 2 संप्रदाय हैं? तो सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के 2 पंथ या फिर प्रमुख संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो शरिया कानून इस्लाम धर्म या फिर मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत की किस शैली से संबंध रखते थे? तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन संगीत की ध्रुपद शैली से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, वह योग कौन सा था? वह था हठ योग। अगला प्रश्न है, सूफी संतों में किसने अजमेर को घर बनाया? तो अजमेर को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना घर बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे?
तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे, किसको कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, वह कौन थे? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न सूची वाला है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संबंधित संतों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय का। बात करें चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, यहाँ पे उल्टा हो गया है ऑप्शंस, तो इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे संबंधित संत के जगह पे संप्रदाय होना चाहिए था, तो और इधर संप्रदाय के जगह पे संत, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख हमीउद्दीन नागौरी के द्वारा की गई। अगर हम सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई। बात करें नक्शबंदी संप्रदाय की तो इसकी स्थापना अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कादरी संप्रदाय की तो कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख दाऊद किरमानी के द्वारा की गई। फिर से बता दें कि आप लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सूफी संत नामक टॉपिक पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, किसको? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? तो नक्शबंदी संप्रदाय जो था वह संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी, किसके? तो चैतन्य महाप्रभु की समकालीन मीराबाई थी। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। अगला प्रश्न है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के याद में बनाया गया। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामानंद का है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, किससे? तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? तो नामदेव वारकरी संप्रदाय के संत थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया। अलवार संत कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और वहीं नयनार संतों की बात की जाए तो नयनार जो है वह भगवान शिव की उपासना करते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? तो इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक नामदेव थे। अगला प्रश्न है, मलूक दास कहाँ के एक संत कवि थे? तो मलूक दास कड़ा के एक संत कवि थे। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कि किस नाम से जाना जाता था? तो सूफी उस्तादों की खानकाहों को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे वह अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन करते थे। अगला है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। अगला प्रश्न है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो वली शब्द का अर्थ होता था संत। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो नक्शबंदी संप्रदाय जो था वह सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, तो वे संत थे बसवन्ना। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने
अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था वह कौन थे? तो वे थे आदि शंकराचार्य। हमारा अगला प्रश्न है चोखा मेला कौन थे? तो चोखा मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। ध्यान रखेंगे नाम चोखा मेला। अगला प्रश्न है अभंग क्या है? तो भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप ही अभंग है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है कहाँ के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो चैतन्य जो थे वह नादिया के एक लोकप्रिय और वैष्णव संत थे। अगला प्रश्न है लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थीं उनकी गिनती किस भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में की जाती है? तो लाल डेड जो थी वह कश्मीरी भाषा की कवि थी। अगला प्रश्न है कौन एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे? तो गोरा कुंभार जो थे वह एक हिंदू संत थे जो कि भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। अगला प्रश्न है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था। तो अलवार किसके भक्त होते हैं? तो अलवार विष्णु के भक्त होते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो किस पर एक कमेंट्री है? तो ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी जो है वह भागवत गीता पर एक कमेंट्री है। हमारा अगला टॉपिक है सल्तनत काल विविध। तो चलिए इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक क्षेत्र या फिर बेल्ट को तुरान के रूप में भी दर्शाया गया है? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया को तुरान नाम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न सुमेधन वाला है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके शासनकाल का वर्ष दिया गया है कि कब से कब तक उन्होंने शासन किया। पहला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। दूसरे शासक है अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा शासक है शेरशाह सूरी जिसने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। चौथा शासक है अकबर जिसने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न भी सुमेधन वाला है जिसमें सूची 1 में शासकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके राज्य। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले शासक हैं राणा हमीरदेव जो कि मेवाड़ राज्य से संबंधित थे। दूसरे हैं राणा चुंडा जो कि मारवाड़ राज्य से संबंधित थे। तीसरे हैं मलिक राजा फारूकी जो कि खानदेश से संबंधित थे। और चौथा है मलिक सरवर जो कि ख्वाजा जहां जौनपुर के संबंधित था। तो ये था हमारा NCERT सार संग्रह पॉइंटर सीरीज़ का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला भाग। इसके दूसरे भाग में हम इसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। CV क्लासेज YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।